Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie The Matrix. ये मूवी मेरी सीरीज मैट्रिक्स सीरीज की फर्स्ट मूवी है। वेल, इसके अभी तक टोटल 3 पार्ट्स आ चुके हैं। 1999 के अंदर आई थी इसका फर्स्ट द मैट्रिक्स, देन उसका सेकंड पार्ट आया था 2003 में द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस, और फिर आया 2003 में ही अगेन द मैट्रिक्स रीलोडेड। वेल, इसका फोर्थ पार्ट द मैट्रिक्स रेजरेक्शन आने ही वाला है 2021 की एंडिंग या फिर हो सकता है कि 2022 की शुरुआत में। तो क्यों ना उससे पहले इन सभी मूवीज का आपके लिए एक रिवीजन हो जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में एक अबेंडेंट सी बिल्डिंग में हम कुछ पुलिस वालों को किसी का पीछा करते देखते हैं, जिसके बाद में वो पहुंचते हैं रूम नंबर 303 में। वहीं पर एक लड़की बैठकर लैपटॉप में अपना काम कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ नीचे रोड पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर कुछ एजेंट्स उसी की तलाश में यहाँ पर आए होते हैं। उन्हें देखकर पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि आप लोगों को वैसे तो यहाँ पर आने की कोई जरूरत थी नहीं, हमारे पुलिस वाले जस्ट उसे पकड़कर यहाँ पर लाते ही होंगे। तो उनमें से एक एजेंट, जिसका नाम होता है एजेंट स्मिथ, वो उससे कहता है कि तुम्हारे लोग इस वक्त तक मर चुके होंगे। और ऐसा होता भी है, क्योंकि जिस लड़की के पीछे वो सारे पुलिस वाले गए थे, वहां पर वो लड़की तो उन्हें काफी जोरदार टक्कर दे रही होती है। इस लड़की का नाम होता है ट्रिनिटी, और इसकी फाइटिंग स्टाइल को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि इसके पास में मार्शल आर्ट्स, अच्छी खासी फाइटिंग स्किल्स और कुंफू का नॉलेज है। उन लोगों को खत्म करने के बाद में वो अपने बॉस को कॉल करती है और कहती है कि मुझे बस ये बताओ कि यहाँ से आकर निकलना कैसे है। तो वैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहीं पर नीचे उतरकर एक टेलीफोन बूथ है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके वहां पर पहुंचना होगा। यहाँ से ट्रिनिटी निकलने की कोशिश कर ही रही होती है, मगर तभी उसके पीछे एजेंट्स और साथ ही पुलिस वाले पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए ट्रिनिटी बिल्डिंग्स पर कूद कूद कर जाने लगती है। वहीं पर हम देख पाते हैं कि वो एजेंट्स जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं, वो भी कोई नॉर्मल ह्यूमंस नहीं होते हैं, उनके पास भी उसी तरह की कूदने की ताकत होती है। हालांकि वहां पर मौजूद पुलिस वाले ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक काफी बड़ी बात थी। भागते भागते ट्रिनिटी सीधा उसी बूथ तक पहुंच जाती है जहां पर टेलीफोन पर एक कॉल आया होता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर तभी वहां पर एक जोरदार ट्रक उसे टक्कर मार देता है और उस ट्रक में से वही एजेंट निकलते हैं। मगर चेक करने पर पता चलता है कि हमने जब उसे टक्कर मारी उससे पहले तक ट्रिनिटी वहां से भाग चुकी थी। वहीं पर उनका तीसरा एजेंट आकर उससे कहता है कि वो लड़की किसी को ढूंढ रही थी जिसका नाम था नियो। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि नियो पर। वो जब अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसके कंप्यूटर पर से मैसेज आता है कि नियो वेक अप, तुम्हें सफेद खरगोश के निशान का पीछा करना होगा। हालांकि नियो को ये बातें कुछ समझ नहीं आती है, मगर नियो को ये हमेशा से ही लगता था कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बेसिकली नियो एक हैकर होता है जो कि इलीगल तौर पर सॉफ्टवेयर्स को बेचा करता था, जिसके बाद में उसके दरवाजे पर कुछ लोग उससे वो सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए आते हैं और उसके बदले उससे पैसे भी देते हैं। तभी वहां पर एक लड़की उससे कहती है कि हम लोग तो वैसे पार्टी में जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। हालांकि नियो उसमें जाना तो नहीं चाहता था, मगर तभी उसकी नजर उस लड़की के कंधे पर बने व्हाइट खरगोश पर जाती है, जिसे देखकर अब नियो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद में सभी लोग एक पब में पहुंचते हैं। वहां पर नियो की मुलाकात ट्रिनिटी से होती है और वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो तुम सोच रहे हो वो सच है। तुम्हें आज तक ये लगता रहा है कि इस दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या फिर ऐसे लोग जो कि अलग बर्ताव करते हैं, ये सब कुछ सच है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किसके बारे में जानना चाहते हो। तो नियो कहता है कि बताओ वो कौन है। तो ट्रिनिटी नाम लेती है कि उस शख्स का नाम है मॉर्फियस। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो खुद तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा है। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कुछ लोग तुम्हारा और मेरा पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। यहाँ पर नियो अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए पहुंचता है। तभी वहां पर एक शख्स आकर उसे एक पार्सल देकर जाता है। जैसे ही नियो उस पार्सल को खोलता है तो उसमें से एक फोन निकलता है और तभी उस पर एक कॉल आता है। नियो कॉल को उठाकर पूछता है कि कौन हो तुम। तो वो शख्स कहता है कि मेरा नाम मॉर्फियस है, तुम जिस शख्स को ढूंढ रहे थे वो मैं ही हूँ, तुम्हारी जान खतरे में, अगर विश्वास न हो तो अपने कैबिन के ऊपर उठकर देखो। जैसे ही नियो उस केबिन के ऊपर उठकर देखता है तो वहां पर वही एजेंट्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। मॉर्फियस उसे कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो या तो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो और या फिर उनके हाथों पकड़े जाओ। तो अब नियो के पास में भी और कोई दूसरा चांस नहीं होता, इसलिए वो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कैसे तैसे बचता बचाता वो उन एजेंट्स की नजरों से उस पूरे ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करता है और लास्ट मोमेंट पर वो एक खिड़की तक आकर रुक जाता है। मॉर्फियस उसे कहता है कि तुम्हें इस दूसरे हिस्से पर कूदना होगा, अगर तुम नहीं कूदे तो पीछे से वो एजेंट्स आकर तुम्हें पकड़ लेंगे। तो नियो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं अगर कूदा तो मैं मारा जाऊंगा। तो मॉर्फियस कहता है कि ठीक है, तो फिर उनके हाथों पकड़े जाओ। जिसके बाद में वो पुलिस वाले प्लस वो एजेंट्स उसे पकड़कर अपनी कस्टडी में ले आते हैं। वहां पर नियो से पूछताछ होती है। एजेंट स्मिथ उससे कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम इलीगल सॉफ्टवेयर्स बेचते हो, अगर हम चाहें तो तुम्हें अभी पुलिस की हवालात में डालकर एक लंबे समय तक की सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो वो सजा कम हो सकती है। मगर नियो को तो उन पर गुस्सा आ रहा होता है और वो उन्हें मिडिल फिंगर दिखा देता है और कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तो अपने वकील से पहले बात करूंगा। तो एजेंट स्मिथ उससे कहता है कि बात तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हारे पास में बोलने के लिए जुबान होगी। और देखते ही देखते नियो के मुंह से जुबान गायब होना स्टार्ट हो जाती है। उसका मुंह पहले तो चिपकने लगता है और धीरे धीरे
धीरे करके वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। वो काफी बोलने की कोशिश करता है मगर कुछ बोल ही नहीं पाता, जिसके बाद में वो एजेंट से उसी टेबल पर पटक कर उसके पेट में एक मैकेनिकल कीड़ा डालने की कोशिश करते हैं। नियो काफी छटपटाता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर उसका मुंह बंद होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो कीड़ा सीधा उसके नाभि के जरिए उसके शरीर में घुस जाता है और तभी उसकी नींद खुलती है। तो नियो को लगता है कि ओके ये शायद कोई सपना होगा, मगर तभी अगेन उसे मॉर्फियस का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो मसीहा हो। नियो हालांकि उनकी बातों को कुछ समझ नहीं पाता। वो उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो। तो मॉर्फियस उससे कहता है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, बस मुझे नीचे ब्रिज के पास आकर मिलो। और जब नियो ब्रिज के पास नीचे पहुंचता है तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर वही लड़की और उसके कुछ साथी होते हैं। नियो जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो ट्रिनिटी उसके पेट पर एक मशीन लगा देती है। नियो से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पेट में एक ट्रांसमीटर फिट है, अगर हमने इसे नहीं निकाला तो उनको तुम्हारी हर चाल की खबर चलती रहेगी। उस मशीन की फ्रीक्वेंसी को फुल कर लेने के बाद में वो मशीन उसके पेट में से वो ट्रांसमीटर को निकाल देती है। वेल नियो को तो ये लग रहा था कि ये सब कुछ एक सपना था, मगर इस हादसे के बाद में उसका शक यकीन में बदल गया कि हाँ ये सब कुछ तो सचमुच में हो रहा था। जिसके बाद में ये सब लोग नियो को एक अबैंडन्ड सी बिल्डिंग में लेकर जाते हैं। वहां पर नियो की मुलाकात पहली बार मॉर्फियस से होती है। मॉर्फियस उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे कई टाइम से ढूंढ रहे हो, मगर मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा हूं। मेरी तलाश आज जाकर खत्म हुई। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जिस दुनिया में तुम रह रहे हो वो दुनिया कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती? और क्या कभी लगा है कि जिस जगह पर तुम घूम रहे हो वो जगह असली हो ही ना? इन सभी सवालों के जवाब मेरी मुट्ठी में कैद है। तभी मॉर्फियस उसके सामने अपनी पहली मुट्ठी खोलता है जिसके अंदर एक ब्लू कलर की पिल होती है और दूसरी खोलने पर उसे दिखाई पड़ती है रेड पिल। मॉर्फियस बताता है कि अगर तुम ब्लू पिल चुनोगे तो यहाँ से ठीक ठाक वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो, मगर तुम्हारे मन में वही सवाल रहेंगे कि क्या ये वर्चुअल वर्ल्ड सचमुच एग्जिस्ट करता है या नहीं। वहीं पर अगर तुम इस रेड पिल को चूज करते हो तो अपने सवालों की खोज में एक कदम आगे बढ़ जाओगे। सोच समझ कर चुनना। जिसके बाद में नियो रेड पिल को चूज करता है। जिसके बाद में मॉर्फियस कहता है कि प्रोसेसिंग को स्टार्ट किया जाए और वहीं पर उसके कुछ दोस्त आकर नियो को एक मशीन में बिठाने लगते हैं जहां पर नियो अपने पास ही के कांच में एक ऑल्टरनेट रियलिटी को देख पाता है और जैसे ही वो उसे छूता है तो उस मिरर की लिक्विडिटी उसके हाथ पर आने लगती है और धीरे धीरे करके वो लिक्विडिटी उसके पूरे शरीर तक पहुंच जाती है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसकी बॉडी पर काफी सारी केबल्स लगी होती है। वो एक क्रायोजेनिक स्लीपिंग चेंबर होता है जिसके अंदर काफी सारा लिक्विड भरा होता है। नियो कुछ समझ पाता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, तभी वहां पर एक मशीन पहुंच जाती है जो कि उसके केबल्स को उसकी बॉडी से डिटैच करके उसे अपने साथ में ले जाती है, जहां पर अगेन नियो की मुलाकात मॉर्फियस और उसके क्रू के साथ होती है। मॉर्फियस उसे कहता है कि इस वक्त तुम्हारा शरीर काफी ज्यादा निढाल हो चुका है, तुम्हारे शरीर को मजबूती की जरूरत है, इसलिए अभी हमें तुम्हारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इस कमजोर शरीर को फिर से ताकतवर बनाना पड़ेगा। और काफी दिनों के अच्छे खासे ट्रीटमेंट के बाद में जब नियो को होश आता है तो मॉर्फियस उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल हैं, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने क्रू से मिलवाता हूँ। पहले नंबर पे थी ट्रिनिटी, जिसे कि नियो कहता है कि हाँ इसे मैं जानता हूँ। बाद में दो ट्विन भाई थे, एक ड्राइवर जो कि इनके हवाई जहाज को चलाता था, वहीं पर दो जने जो कि इस पूरे हवाई जहाज के मैकेनिज्म को हैंडल किया करते थे, जहां पर अगेन नियो को एक सीट पर बिठाकर प्रोग्राम को लोड करवाकर उसे वर्चुअल वर्ल्ड में भिजवा दिया जाता है, जहां पर वो फिर से मॉर्फियस को देखता है। यहाँ पर सब कुछ वाइट होता है। नियो से पूछता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर, तो मॉर्फियस उसे बताता है कि जिस दुनिया से तुम आए हो उसकी टाइमलाइन है 1999 की, मगर जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं वो वक्त है 2190। दिस इज द प्रेजेंट टाइम जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं। इस वक्त तक पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। 21st सेंचुरी के अंदर हम ही ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट किया, मगर धीरे धीरे करके उस एआई ने हमारे ही ऊपर उल्टा वार किया। हमने उसे रोकने की काफी कोशिश भी करी, आसमानों पर काले बादल ला दिए ताकि उनकी ऊर्जा का स्रोत खत्म हो जाए, मगर आगे चलकर उन मशीन्स ने ही हमें उनकी ऊर्जा का स्रोत यानी कि हमें बायोलॉजिकल बैटरीज बना दिया। देखा जाए तो हम इंसानों का शरीर खाना पानी और हवा पर चलता है, मगर मशीनों का शरीर एनर्जी से चलता है। उन्होंने एनर्जी को पाने के लिए हमारे शरीर को एक क्रायोजेनिक स्लीपिंग चेंबर में डाल दिया और हमारे दिमाग की तरंगों से ही उस ऊर्जा को बनाने लगे जो कि उनके मैकेनिज्म को चलाने के लिए काफी था। मगर धीरे धीरे करके हमारे दिमाग के अंदर भी ज्यादा तरंगे न उठने की वजह से उनको पावर कम मिलने लगी, तो उन्होंने सोचा कि अगर इंसानों के दिमाग को एक्टिव रखना है तो क्यों ना उसके लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट कर दिया जाए, जहां पर अगर इंसानों का दिमाग बिजी रहेगा तो हमें भी ऊर्जा मिलती रहेगी और हम भी चलते रहेंगे। जहां पर हम ये भी देख पाते हैं कि इस वक्त तक मशीनों ने तो इंसानों की खेती कर दी होती है। इतने सारे ट्यूब्स जहां पर हर एक के अंदर एक इंसान सोया होता है और जब कोई मरता है तो उससे पहले ये उनके स्पर्म के साथ में टेस्टिकल ट्यूब बेबी को क्रिएट कर देते हैं ताकि 70-80 सालों तक वो बेबी भी बड़ा होकर उन सभी मशीनों को एनर्जी दे पाए। मगर ये सारी बातें जानकर नियो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके लिए तो ये बातें बिल्कुल अनजानी थी। दिमागी तौर पर काफी थक जाने की वजह से नियो वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद में अगेन नियो की जब आंख खुलती है तो मॉर्फियस वहीं पर बैठा मिलता है और वो
उससे कहता है आज से कई साल पहले इस मैट्रिक्स वर्ल्ड में एक इंसान जाग गया था, उसी ने ये सब कुछ बनाया और साथ ही हमें भी जगाया। साथ ही उसने ये भी बताया था कि जब तक मैट्रिक्स है तब तक इंसान इन मशीनों की कैद में है, और अगर ये मैट्रिक्स दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो गई तो हम इंसान फिर से आजाद हो जाएंगे। मगर कुछ ही टाइम के बाद में वो मर गया, लेकिन तभी एक भविष्यवाणी करी ओरेकल नाम की औरत ने और बताया कि वो मसीहा जरूर आएगा, और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो मसीहा और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, जो कि इंसानी जाति को इस मैट्रिक्स से बचाएगा। अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है क्योंकि कल से तुम्हारी हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और उससे मिलने के लिए टैंक वहां पर आता है और उसे बताता है कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है, कहां से शुरू करें, क्या इस जहाज की मैकेनिज्म से स्टार्ट करें या फिर तुम्हें लड़ना वगैरह सिखाएं। चलो तुम्हारी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग्स के साथ में स्टार्ट किया जाता है, और काफी सारी डीवीडी ड्राइव्स उसके माइंड में इंस्टॉल कर लेने के बाद में नियो खुद उससे कहता है कि मुझे लड़ना आता है, जहां पर उसका टेस्ट लेने के लिए खुद मॉर्फियस उसे लड़ने के लिए आता है। और फिर इन दोनों के बीच में एक शानदार वाली मार्शल आर्ट फाइट हमें दिखाई जाती है। वो शख्स जिसे कभी लड़ना तक नहीं आता था, जिसे खुद का अपने आप का बचाव करना तक नहीं आता था, वो आज एक बहुत ही तगड़े योद्धा यानी कि मॉर्फियस को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो चुकी थी, उसकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि मानो वो कोई सुपर ह्यूमन हो। ये सब कुछ देखकर तो वहां का क्रू भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद में सेकंड लेवल की बारी आती है और उन्हें पहुंचा दिया जाता है बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स पर, जहां पर मॉर्फियस उसे कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से छलांग मारनी है और दूसरी बिल्डिंग पर जाकर कूदना है। मगर जब नियो पहली बार छलांग मारने वाला होता है तो लोग कहते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, कुछ कहते हैं कि ये कर जाएगा क्योंकि ये मसीहा है। मगर जैसे ही नियो छलांग मारता है वो सीधा आकर जमीन पर गिर जाता है, जहां पर टीम कहती है कि हाँ पहली बार में तो कोई भी नहीं कर सकता। जिसके बाद में अब नियो को देख पाते हैं कि वो भी अपने रूम में सो रहा होता है और तभी वहां पर ट्रिनिटी आकर उसे खाना देती है, उसके साथ में दो प्यार की बातें करती है। वहां से जाते वक्त साइफर उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या बात है, उससे तो बड़ी प्यार की बातें हो रही है, मुझसे तो आज तक तुमने कभी प्यार की बातें नहीं करी। मगर ट्रिनिटी उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अब इनका पीछा करते हुए सेंटिनल्स पहुंच जाते हैं। हालांकि उनसे बचाव के लिए इनके शिप के अंदर एक ईएमपी डिवाइस होता है, ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। इसके बारे में मैंने आपको गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर, फास्ट एंड फ्यूरियस, ब्लडशॉट और अपनी कई सारी मूवीज में भी बताया है। ये डिवाइस अपने आसपास में जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीजें होती है उसे बंद कर देती हैं, और जैसा कि अब मशीनें इनके पास में आ रही होती हैं तो ये अपने शिप की लाइटें बंद कर देते हैं ताकि मशीन्स को इनकी लोकेशन का पता ना चल पाए। लेकिन साथ ही ये लोग तैयार भी होते हैं कि अगर कोई करीब भी आया तो ये ईएमपी डिवाइस को चालू कर देंगे। मगर अंधेरा होने की वजह से मशीन को वहां पर किसी प्रकार की हलचल नहीं मिलती और वो वहां से चले जाते हैं। मीनवाइल हम ये देख पाते हैं कि साइफर ने अब एजेंट स्मिथ के साथ में एक डील कर दी होती है। वो उसे बताता है कि जिस शख्स की तुम लोग तलाश कर रहे हो वो इस वक्त हमारे साथ में हमारे शिप पर है। अगर मैं तुम लोगों को वो ला कर दूं तो उसके बदले मुझे रियल वर्ल्ड के अंदर काफी सारा पैसा, नाम और शोहरत चाहिए। मैं जानता हूँ ये जो मीट का टुकड़ा मैं खा रहा हूँ ये वर्चुअल वर्ल्ड का एक हिस्सा है, इसे खाकर ये दुनिया मुझे ये एहसास दिलाएगी कि ये मीट का टुकड़ा काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। मगर मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तो दिमाग के अंदर चल रहा है। एजेंट स्मिथ भी अब उसकी डील के साथ एग्री करता है, जहां पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और अब ये पूरा क्रू मिलकर निकल पड़ता है ओरेकल से मिलने के लिए, क्योंकि मॉर्फियस को ओरेकल पर विश्वास था। ओरेकल ने ही मॉर्फियस को ये बताया था कि मसीहा जरूर आएगा, और अब जब मॉर्फियस के पास में नियो था तो वो बिना देरी के वहां तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन तभी साइफर उन सब की नजरों से बचता हुआ खुद का फोन वहीं के कचरे के डब्बे में पटक देता है और ये इंडिकेशन एजेंट स्मिथ तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब मॉर्फियस नियो को लेकर एक फ्लैट में पहुंचता है, जहां पर नियो की मुलाकात ओरेकल से होती है। ओरेकल उसे बताती है कि मॉर्फियस को तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा विश्वास है, मगर अफसोस की बात तो यह है कि तुम वो नहीं हो जो कि मसीहा बनेगा। ये बात सुनकर नियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसी गड़बड़ कैसे हो सकती है। ओरेकल उसे बताती है कि तुम्हारी तो डेथ होने वाली है, मगर तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म होगा। अभी के लिए तो मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, जब मॉर्फियस या तुम में से कोई एक मर जाएगा उस वक्त तुम्हारे पास में एक चॉइस होगी, अपने आप या फिर मॉर्फियस को चुनने के बीच में। फिर तुम डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना होगा। ये सुनकर नियो हताश मन से बाहर आ जाता है। यहाँ पर अब सारा क्रू मिलकर वापस से टेलीफोन बूथ पर पहुंच चुका होता है, क्योंकि एक टेलीफोन के जरिए ही ये लोग वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ सकते थे। मगर तभी यहाँ पर कुछ पुलिस वाले उनके ऊपर हमला कर देते हैं, और जिस सीक्रेट डोर से हमेशा ट्रेवल किया करते थे वो भी इस वक्त तक साइफर ने टेक्निकली बंद कर दिया होता है। यहाँ पर टैंग उन्हें रास्ता बताने की भी कोशिश करता है, मगर तभी पीछे से एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर साइफर आकर उसे भी जान से मार देता है। ये लोग उनसे बचने की काफी कोशिश करते हैं, मगर तभी एजेंट स्मिथ आकर मॉर्फियस को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ साइफर अपनी एक मैकेनिकल मशीन के साथ में इन सभी वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचे हुए क्रू को जान से एक एक करके मार रहा होता है। जिसके बाद में बारी आती है नियो की, वो उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां से पीछे से टैंक जाग जाता है और उसी के ऊपर हमला करके उसे गिरा देता है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है एजेंट स्मिथ पर, जिसकी कैद में अब होता है खुद मॉर्फियस। वो उससे पूछता
पूछता है कि आखिर नियो कहाँ पर है, तो मुझे नियो को पता बता दो और मैं तुम्हें जान से बख्श दूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर वर्चुअल वर्ल्ड में किसी के भी ऊपर खरोंच तक आएगी या फिर उसे मारा जाएगा या फिर उसका खून निकलेगा, तो यही सारे सेम इफेक्ट्स रियल वर्ल्ड के अंदर खुद की बॉडी पर भी होंगे। साथ ही यहाँ पर एजेंट स्मिथ मॉर्फियस से जायन सिटी के कोऑर्डिनेट्स मांगता है, क्योंकि जायन सिटी रियल वर्ल्ड में वो सिटी होती है जहाँ पर एक्चुअल के लोग रह रहे होते हैं, वो भी सभी मशीनों से छिपकर। क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड के लोग मशीनों के सामने आए तो वो उन्हें भी स्लीपिंग चैम्बर्स में डालकर उनसे एनर्जी खींचते रहेंगे। एजेंट स्मिथ बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कि खुद ब खुद ज्यादा डेवलप हो चुका होता है। हालांकि इसे क्रिएट तो मशीनों ने किया होता है, मगर एजेंट स्मिथ अब मशीनों की भी कैद से दूर होना चाहता था और साथ ही सभी इंसानों और सभी मशीन्स को खत्म करके खुद का वर्ल्ड बनाना चाहता था, जहां एक तरफ तो रियल वर्ल्ड के अंदर टैंक, ट्रिनिटी और नियो ये सोचते हैं कि अगर हमने मॉर्फियस को अभी जान से मार दिया तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में भी मर जाएगा और एजेंट स्मिथ को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। वहीं पर इस बात को वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एजेंट स्मिथ भी जानता था कि अगर हमने इससे जल्दी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवाई तो रियल वर्ल्ड के अंदर ये मॉर्फियस को मार देंगे, जिससे कि ये यहाँ पर भी मर जाएगा और हमें जायन सिटी के कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इससे जितना जल्दी हो सके हमें सारी इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी। यहाँ पर टैंक जैसे ही मॉर्फियस का केबल निकालने वाला होता है, मगर तभी नियो कहता है कि मैं उनसे लड़ूंगा, मैं मॉर्फियस को वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास दिखाया है और मैं उसका विश्वास यूं ही जाया नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद खुद नियो अपने आप को वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचा देता है। और फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर अब ट्रिनिटी और साथ ही नियो काफी सारी गन्स को लेकर उसी बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी एरिया में पहुंचकर एक एक करके सारे सिक्योरिटी वालों को अपनी बंदूक से पेल रहे होते हैं। वेल, ये सीन एक मूवी से कॉपी किया गया था जिसका नाम था आवारा पागल दीवाना, जहां पर अक्षय कुमार ने सेम टू सेम नियो की कॉपी करी थी। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जहां पर अभी ये दोनों ही उन सभी गार्ड्स का सामना करते हुए पहुंच जाते हैं टॉप फ्लोर तक, लेकिन वहां पर भी काफी सारे सोल्जर्स आकर उनका सामना करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ट्रिनिटी उन सभी को संभाल रही होती है, मगर तभी एजेंट में से एक एजेंट जो कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, वो अपने आप को ट्रांसपोर्ट करके नियो के ऊपर काफी सारी गोलियां चलाता है, जिन्हें नियो काफी फास्टनेस के साथ में डॉच कर जाता है, बिल्कुल मैट्रिक्स स्टाइल में। जिसके बाद में ये लोग एक बड़े से हेलीकॉप्टर की मदद से उस पूरे कांच को अपनी मशीन गन के साथ में उड़ा देते हैं और मॉर्फियस को अपनी हेलीकॉप्टर में साथ में लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ साथ वो ट्रिनिटी की जान भी बचाता है। ये देखकर मॉर्फियस को लग जाता है कि ही इज द चूजन वन, यानी कि यही है वो मसीहा जो कि सभी लोगों को इस मैट्रिक्स वर्ल्ड से छुटकारा दिलाएगा। और अब जैसा कि वर्चुअल वर्ल्ड में आए हुए सभी लोगों को अपने आप की जिंदगी, अपने आप की दुनिया में जाने के लिए रियल वर्ल्ड में वापस जागना पड़ता है, तो उसके लिए एक फोन बूथ का इस्तेमाल करते थे। इसलिए सभी वहीं के एक रेलवे स्टेशन बूथ पर पहुंचते हैं, मगर तभी वहां पर एक भिखारी बैठा होता है और एजेंट्स की यही खास बात थी कि ये अपने आप के शरीर को किसी भी इंसान के शरीर के साथ में ट्रांसप्लांट कर सकते थे। जहां पर अब अगेन एजेंट स्मिथ का सामना नियो के साथ में होता है। एक वक्त था जब नियो को बिल्कुल भी लड़ना नहीं आता था, वो हर जगह शिकंद खाता था, लेकिन अब जबकि उसके पास में सारी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस प्लस कुंफू फाइटिंग स्टाइल आ चुकी होती है, तो वो एजेंट स्मिथ को काफी जोरदार टक्कर देता है। जहां पर एक अच्छी खासी लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद में नियो उसे वहीं रेलवे स्टेशन ट्रैक पर फेंक कर वहां से निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त वो टैंक से कॉल करके बात भी करता है, लेकिन एजेंट स्मिथ फिर से उसका पीछा करता है और अपने आप के शरीर को लोगों के शरीर में ट्रांसप्लांट करते करते उसके करीब तक पहुंच जाता है। जहां एक तरफ तो टैंक उसे कहता है कि पास की बिल्डिंग में 303 नाम का एक कमरा है, तुम जितना जल्दी हो सके वहीं पर पहुंचो। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर अब मशीन्स ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया होता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर मशीन से बचने के लिए उन लोगों ने EMP डिवाइस को एक्टिवेट किया तो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर नियो वहीं पर गिर जाएगा, और अगर नियो वहां पर गिर गया तो एजेंट स्मिथ उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाएगा और हमारा मसीहा जो हम सभी को छुड़वाएगा उसका अंत वहीं पर हो जाएगा। और अगर इन्होंने EMP डिवाइस को नहीं दबाया तो ये सब लोग रियल वर्ल्ड के अंदर हैंड टू हैंड ही मारे जाएंगे और साथ ही नियो का शरीर भी खत्म हो जाएगा, यानी कि काफी असमंजस की स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो चुकी होती है। यहाँ पर कैसे तैसे करके नियो 303 में पहुंचता है, मगर तभी उसके सामने एजेंट स्मिथ खड़ा होता है और वो उसे वहीं पर शूट कर देता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, जहां पर ट्रिनिटी आकर नियो को कहती है कि ऑरेकल ने मुझसे एक बात और कही थी कि मैं जिससे प्यार करूंगी वही हम सभी का मसीहा बनेगा, मगर मुझे तो तुमसे प्यार था नियो, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वापस से नियो की बॉडी उठ खड़ी होती है, यानी कि उसका पुनर्जन्म होता है और वह सभी प्रोग्राम्स को अपनी आंखों से बाइनरी कोड्स के थ्रू देख पाता है, यानी कि अब उसे पूरा मैट्रिक्स वर्ल्ड अपनी आंखों से दिख रहा होता है। जिसके बाद में अगेन एजेंट स्मिथ और नियो की फाइट होने वाली होती है, जहां पर एक ही बार में नियो उसकी बॉडी में घुसकर उसे वहीं पर ब्लास्ट कर देता है। जहां पर अब रियल वर्ल्ड के अंदर भी ये लोग EMP को एक्टिवेट कर देते हैं और सारी मशीन्स वहीं पर थम जाती हैं और इसी के साथ अब सभी लोग बच जाते हैं और एक बड़ा हादसा भी टल जाता है। वहीं
इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि अब नियो वर्चुअल वर्ल्ड का किंग बन चुका होता है और साथ ही अब तैयार होता है इस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड से सभी लोगों को आजाद करवाकर रियल वर्ल्ड के अंदर एक नई जगह बनाने के लिए। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ में इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।